हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, सीएस एक्जी का टैक्स का पेपर आप लोगों ने दिया। हाँ, अभी मैं आपके साथ पेपर रिव्यू कर रहा हूं, आपके साथ पूरा पेपर डिस्कस करने वाला हूं। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको सॉल्यूशन नहीं दूंगा। मैं बहुत ही जल्द इस वीडियो के बाद एक वीडियो और लेके आऊंगा जो सॉल्यूशन वाली होगी। अब मैं आपके साथ आज सिर्फ और सिर्फ 2-5 मिनट के अंदर आपके साथ पेपर रिव्यू लूंगा कि भाई कैसा पेपर था और ओवरऑल इस पेपर में कैसे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए थे और क्या करना है। क्योंकि बच्चों ने कहा, मेरे को लगा पेपर पेपर लेंदी। देखो, पेपर तो लेंदी होना ही था। मैंने लास्ट क्लास में भी जो सेशन लिया था दोस्तों सीएस एक्जी का, उसमें भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि पेपर तो लेंदी होना ही था। और यस, ये पेपर लेंदी था। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो हर टॉपिक पे टच किया गया है दोस्तों। कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने टच ना किया हो, हर टॉपिक को किया। तो सीएस एक्जी का दिसंबर का पेपर बच्चों कैसा क्वेश्चन थे, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को पता है ये इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे कि आपको इंटरनल पार्ट्स दिए गए हैं, इंटरनल ऑप्शंस दिए गए हैं, तो वो आप लोग ले सकते हो। जैसे कि एक क्वेश्चन है पीजीबीपी का। मैं उम्मीद करता हूं ये पीजीबीपी का क्वेश्चन आपको आसान लगा होगा, क्योंकि हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों अपनी क्लासेस के अंदर। पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन है और ठीक है, ये पीजीबीपी का पूरा पूरा क्वेश्चन, जिसके अंदर आप इतने बड़े क्वेश्चन को देख के घबराओ मत दोस्तों। आप लोग कंपोनेंट्स देखो कि क्वेश्चन ने मांगा क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन ने मांगा है बुक प्रॉफिट बता दो एज पर सेक्शन 40B। हमने पिछली क्लास के अंदर 40B के बारे में भी डिस्कस किया था। और अगर जिस बच्चे ने प्रैक्टिस सेशन अटेंड किया हो तो उसके अंदर वो समझ में आ गया होगा कि बुक प्रॉफिट कैसे निकालना है। तो बुक प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कितना अलाउड होगा, 12%। यहां 15% लिखा है, तो ये बात याद रखना है, 12%। बाकी ये टैक्सेबल रिसीट वाले फॉर्मेट से चलेगा। यहां पर आपको ये कंसल्टेशन फीस प्लस करनी है, विजिटिंग फीस प्लस करनी है, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस ये भी प्लस करने हैं, ये भी आपकी क्लिनिक की ही इनकम है ना। इसके अलावा ये हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा तो ये नहीं आएगा इसके अंदर। ये अदर सोर्सेस का पार्ट है, ये नहीं आएगा इसके अंदर। ये भी यहां पे नहीं आएगा, ये भी अदर सोर्सेस का पार्ट है, ये भी अदर सोर्सेस का पार्ट है। रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स। बच्चों, अगर मुझे बुक प्रॉफिट निकालना है ना, तो मुझे इसकी कुछ अभी ट्रीटमेंट नहीं करनी, अभी कुछ नहीं करना। बुक प्रॉफिट निकालने के लिए हमें रेम्यूनरेशन माइनस नहीं करना, ठीक है। असिस्टेंट सैलरी, हाँ ये माइनस करेंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, ये माइनस करेंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, सॉरी, ये तो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेशन होगा, इसका भी कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इंस्टॉलमेंट पेड ऑफ हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट कंपोनेंट 48,000। बच्चों इस पे भी इंटरेस्ट ऑन लोन की रिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में मिल जाएगी, यहां कुछ नहीं करेंगे। इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स, एडवांस टैक्स पेड, ठीक है, ये माइनस नहीं करेंगे। एडवांस टैक्स पेड की कोई डिडक्शन नहीं मिलती है कि नहीं। परचेज ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, इस पर आपको डेप मिलेगा दोस्तों, क्या मिलेगा इस पर, डेप्रिसिएशन। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, दैट्स इट। तो ये आपको अलाउ हो जाएगा और यहां पे बुक प्रॉफिट आ जाएगा। क्वेश्चन ने मांगा था बुक प्रॉफिट क्या है। अच्छा, एज पर डेप्रिसिएशन, एज पर इनकम टैक्स एक्ट बता दिया है 75,000, आप कर ही लोगे मुझे उम्मीद है। और मैं देख लेता हूं कि कोई ऐसी चीज है जहां पर आपको प्रॉब्लम आई हो, तो ऐसा मुझे कुछ नजर आ नहीं रहा है। हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड उन्होंने कुछ पॉइंट्स दे दिए। और ओके, सैलरी, अगर मैं बुक प्रॉफिट की बात करूं तो बुक प्रॉफिट आप इजीली निकाल सकते हो। बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ध्यान रहे कि 15 की जगह पे कितना होगा, 12%, है ना। बस ये चीज आपको ध्यान रहे, बस बाकी सब कुछ सही है। बुक प्रॉफिट आप निकाल सकते हो इजीली, आपका यहाँ पे 3 नंबर तो पक्के हैं। इसके बाद रेम्यूनरेशन 40B आप निकाल सकते हो, ठीक है, चिंता नहीं करनी है। मैं फुल आंसर लेके आऊंगा, डोंट वरी, मैं फुल आंसर लेके आऊंगा। 3 या 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको ये वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इनकम चार्जेबल अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है, उस पर आ गया क्वेश्चन। लो जी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम तो बहुत ही आसान है। रेंट आपको दिया हुआ है, आपने क्या करना है, इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड माइनस करने हैं। और फिर उसके बाद आपको, अच्छा, रेंट को आपने म्युनिसिपल वैल्यू से कंपेयर भी करना है। रेंट रिसीव है 240, म्युनिसिपल वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो फेयर रेंट आपको नहीं दिया हुआ, बट म्युनिसिपल वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, एमबी लिखोगे, एफआर लिखोगे, है ना। फेयर रेंट क्या होता है, जो एक्चुअल रेंट होता है उसी को फेयर रेंट ले लेना। स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है क्या, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ, और एक्चुअल रेंट तो वही होगा। तो विच एवर इज हायर, मेरे हिसाब से ये आएगा 240 ही आएगा, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू का कोई काम नहीं है। म्युनिसिपल टैक्सेस आपने टोटल कितने रुपए पे कर दिए, 50,000। इसमें करंट और एडवांस 4 सालों का, इसकी नहीं मिलेगी, 4 सालों की नहीं मिलती, सिर्फ 10,000 की मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ऐसा ही किया होगा, 10,000 रुपए की मिल जाएगी। जो करंट ईयर का है वो मिल जाएगी। पिछले सालों का अगर कोई टैक्स इस साल में पे किया होता तो मिल जाती, बट ये तो एडवांस पे किया, एडवांस की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। डन, म्युनिसिपल टैक्स सिर्फ 10,000 रुपए माइनस होगा।
मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा। बाकी फुल फ्लैश क्वेश्चन का आंसर लाऊंगा ना, चिंता क्यों करते हो। ये हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद अदर सोर्सेज। अरे अदर सोर्सेज में क्या है, यहीं से उठानी है इनकम, लॉटरी इनकम। ये नेट ऑफ टीडीएस है। मैं उम्मीद करता हूं आपने ग्रॉस अप किया होगा, आपको पता है नेट ऑफ टीडीएस है तो ग्रॉस अप करना होता है ना। अमाउंट रिसीव फ्रॉम बायबैक ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। बायबैक ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में अगर आपको पैसा मिला है तो ऐसे केस में ये आपके लिए इनकम हो जाएगी। ये तो कैपिटल गेन टॉपिक में आएगा। अच्छा बच्चों, अभी बजट 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे ना तो ये अदर सोर्सेज में चला जा चुका है, बट अभी फिलहाल नहीं। ये वाला जो पॉइंट है ये कैपिटल गेन में आना चाहिए, ठीक है। तो इसका तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अदर सोर्सेज में बात करें, डिविडेंड आएगा तो ये आएगी इनकम और ये वाली इनकम आएगी। इसके अलावा नीचे अदर सोर्सेज में कुछ दिया है क्या? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा। तो मेरे ख्याल से अदर सोर्सेज में तो यही आएगा। इनकम चार्जेबल अंडर पीजीबीपी, अगर वो प्रेजम्पटिव ऑप्ट कर रहा है तो अगर वो प्रेजम्पटिव ऑप्ट करता 44 एडीए तो भाई साहब क्या करते हैं पता है, जो टर्नओवर होती है ना, जो टर्नओवर होती है उसी का हम क्या कर देते हैं 50%, है ना, 50%। तो ये रही टर्नओवर, कंसल्टेशन फीस, विजिटिंग फीस, ये रही। इज दैट क्लियर? तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे और अगर वो 50 लाख से कम है तो टोटल हम लोग टोटल के ऊपर 50% इज योर बिजनेस इनकम, ये मान ली जाएगी अगर हम 44 एडीए के हिसाब से चलें तो। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ऐसा ही किया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन है और पीजीबीपी आपको निकालना है, तो मुझे लगता है ये तो क्वेश्चन आपको आराम से हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, मिसेस विजेता लो जी, सैलरी का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही टुच्चा मुच्चा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूंगा, चिंता मत करो। बेसिक पे डीए, हाँ, इसके अलावा बेसिक पे डीए और क्या दिया हुआ है, ये गिफ्ट है। गिफ्ट है 35,000 रुपए का, 5,000 रुपए से ज्यादा है तो 30,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा, 30,000 रुपीज टैक्सेबल हो जाएंगे। यस और नो? अच्छा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपए पर मंथ, ये एग्जेम्पशन दे देंगे आप, है ना। और एंटरटेनमेंट, नया रिजीम तो नहीं बोला, नया रिजीम तो नहीं बोला। ओ, ये बेनिफिट 115 बीएससी ले रही है, तो 115 बीएससी ले रही है ना, तो आपको ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। फिर कौन सी वाली, कौन सी वाली? ये चिल्ड्रन एजुकेशन वाली एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, नो एग्जेम्पशन। यहां पर भी आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। गिफ्ट वाली, गिफ्ट वाले में भी कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। चिल्ड्रन एजुकेशन में भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और एंटरटेनमेंट अलाउंस तो फुली टैक्सेबल ही होना है। मोटर कार ये भी टैक्सेबल कर लोगे आप लोग। ये कौन सा केस है? ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ओके, इट इज यूज्ड फॉर पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, मेरे ख्याल से पॉसिबल है, आराम से हो जाएगा। एलटीसी ये भी आप कर लोगे, इसमें भी आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये सेक्शन कौन सा है, 115 बीएससी वाला है। और प्रोफेशनल टैक्स आपने पे किया, प्रोफेशनल टैक्स पे करने पर आपको कोई स्टैंडर्ड जो प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन है 115 बीएससी में नहीं मिलती है, 115 बीएससी में नहीं मिलती है। इज दैट क्लियर? तो प्रोफेशनल टैक्स की भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी बस। तो मुझे लगता है यार आराम से हो जाना चाहिए। नए रिजीम के हिसाब से करना था ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन पेपर है, अच्छा पेपर है भाई, ये बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद आप बिजनेस, आप यूएस नेशनल केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 11 जुलाई फॉर बिजनेस इन इंडिया। बिफोर दिस ही हैज नेवर ट्रेवल टू इंडिया। तो भाई 11 जुलाई 2023 को इंडिया में आ रहा है, तो 31 मार्च तक इंडिया में ही रह रहा है, कुछ लिखा तो है नहीं, तो हम मान के चलेंगे इंडिया में। तो इसके हिसाब से 182 डेज से तो ज्यादा बनते हैं, तो इसलिए ये बंदा इंडिया का क्या बन जाएगा, रेजिडेंट। और रेजिडेंट में भी यूएस नेशनल है ना, इंडिया का रेजिडेंट तो बन गया, आरएनओआर बन जाएगा। और फिर आरएनओआर के हिसाब से आपको अपना आंसर बताना है, आरएनओआर के हिसाब से अपना आंसर बताना है। क्या ये बात हो जाएगी? क्या ये बात क्लियर है? आरएनओआर बना दो इसको, आरएनओआर, रेजिडेंट बट नॉट ऑन रेजिडेंट, डन। और उसके हिसाब से फिर आपको अपना आंसर बताना है, डन। ये भी हो जाएगा 5 नंबर में। हाउस प्रॉपर्टी का तो मैं क्या ही बताऊं, इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, क्या ही बताऊं कितना इजी क्वेश्चन। तो भाई साहब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मैं आपको पूरा सजेस्टेड आंसर दे दूंगा। अभी हमारे पास समय कम है और आपके पेपर भी चल रहे हैं, इसी बीच मैं आपको नहीं डिस्टर्ब करना चाहता हूं, तो अभी छोड़ देते हैं। और इसके अलावा ये हाउस प्रॉपर्टी का, ये कैपिटल गेन का क्वेश्चन है। अरे भाई इंप्रूवमेंट दी हुई है, इंप्रूवमेंट, ये 2001 से पहले इंप्रूवमेंट है, क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे 2001 से पहले वाली। याद है कि नहीं याद? ऐसे ही क्लासरूम में क्वेश्चन करते हैं। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 ये आपको दी हुई है। और सेल कंसिडरेशन कौन सा लेंगे, 58 लाख लेंगे या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे? 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा है क्या? 110% ऑफ कंसिडरेशन से मुझे ज्यादा नजर आ रहा है, इसलिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही सेल कंसिडरेशन होगी। मैं उम्मीद करता हूं आपने ऐसा ही किया होगा, 65-50 को ही सेल कंसिडरेशन बना होगा, ठीक है। उसके बाद हो जाना चाहिए
सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ओहो बहुत ही बढ़िया। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, स्पेकुलेशन का बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम के साथ जाएगा, ये बात पता होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ विद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.5 लाख दिया है, 1 लाख छोड़ देना, इसमें से 50,000 रुपए सेट ऑफ कर दो, है ना, और बाकी का जो है कैरी फॉरवर्ड करो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कुछ नहीं हो सकता। हाउस अबड़ी का लॉस 2 लाख रुपए तक सेट ऑफ कर सकते हो। कोई है इनकम, कौन सी इनकम है 2 लाख रुपए तक सेट ऑफ करने वाली? माइनर डॉटर वर्निका फ्रॉम डांस परफॉर्मेंस, भैया ये तो उसको खुद को टैक्सेबल होगी, इनकम है ही नहीं, क्या है टैक्सेबल? अच्छा कुछ है तो सही ऊपर, ये कौन सी इनकम दी है? ये प्रोफेशन इनकम दी तो हुई है। हाउस अबड़ी का लॉस, अब प्रोफेशन इनकम का सेट ऑफ कर दो ना, टेंशन क्या है? 2 लाख रुपए तक कर सकते हो, है कि नहीं? स्पेकुलेशन वाला हो गया, स्पेकुलेशन लॉस स्पेकुलेशन इनकम के साथ है तो है नहीं, तो इसको कैरी फॉरवर्ड करो। माइनर डॉटर इनकम ये उसको उसी को टैक्सेबल होगी, और इंटरेस्ट ऑन कैनरा बैंक रिसीव बाय वर्निका ये क्लब हो जाएगी, और इसमें से 1500 रुपए की एग्जेम्पशन भी मिल जाएगी। मेरे को उम्मीद है आप लोगों ने ऐसा ही किया होगा। आसान है ना? आसान है, आसान है, बहुत ही बढ़िया है भाई। मैं सच बताऊं तो इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकते थे। अदर सोर्सेज का एक और क्वेश्चन, मतलब इंस्टीट्यूट क्या चाह रहा है, पास हो जाओ पास हो जाओ पास हो जाओ, और आप पास ही नहीं हो रहे हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग क्लासेस में करते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अदर सोर्सेज के अंदर जाएगा। फैमिली पेंशन के अंदर आपको याद आ रही होगी कि अच्छा ये न्यू रिजीम है ओल्ड रिजीम है? न्यू रिजीम है, तो न्यू रिजीम में फैमिली पेंशन 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव और 15,000 रुपए, विच एवर इज लेस, डिडक्शन मिल जाएगी। 57 की डिडक्शन बना नहीं है फैमिली पेंशन में, मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। और विनिंग फ्रॉम हॉर्सेस ये ऐड हो जाएगी। लॉटरी इनकम ऐड हो जाएगी। LIC रिसीव अमाउंट रिसीव फ्रॉम LIC एज अ डेथ बेनिफिट ऑफ हर हस्बैंड्स इंश्योरेंस पॉलिसी, तो भाई साहब ये तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, डेथ बेनिफिट है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बस भाई मेरे हिसाब से इतना भी आपने कर लिया, तो बाकी तो ऑप्शन में दे दो। यहां पर आपको क्या करना है, ये भी वही वाला इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज सक्सेसिबल इन द प्रीवियस ईयर itself 5 exceptions, सेक्शन नंबर 172 174 174A 175 176, ये वो सेक्शन लिखने थे इसके अंदर। मेरे को उम्मीद है कि आप लोग कर चुके होंगे। TDS के प्रोविजंस आपको लिखने थे यहां पर, और बिजनेस एसेंशियल टैक्सेबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम सच बिजनेस, हाउ फार इज ओनरशिप ऑफ बिजनेस एसेंशियल फॉर कंसिडरिंग द टैक्सेबिलिटी। ये ना एक जनरल क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने अपना दिमाग लगाना था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हाउ फार इज द ओनरशिप ऑफ बिजनेस एसेंशियल फॉर कंसिडरिंग द टैक्सेबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम सच बिजनेस, बिल्कुल जरूरी है। जो बिजनेस अगर प्रोप्राइटरशिप है ना, तो ऐसे केस में अगर आप ओनर हो उस केस में, तो उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो अपनी PGBP इनकम में दिखाना है, ऐसी बातें लिखनी होंगी। इन अ बिजनेस इज टेंटेड विद इलीगलिटी, कैन इट सेड दैट सच इनकम कैन नॉट बी टैक्स? नहीं, गलत है। इलीगल इनकम भी टैक्स होती है दोस्तों, इलीगल इनकम पे भी टैक्स लगता है। इनकम कोई भी प्रकार की हो, टैक्स तो लगेगा। यार आराम से बहुत कुछ बना बनू के ही लिखना था इसके अंदर, तो मेरे को लगता है आराम से स्कोर किया जा सकता है। डन। ये सारा का सारा क्वेश्चन डिविडेंड उसका है, डिडक्शंस का। तो इसके अंदर जैसे अगर मैं देखूं तो ये आपकी सैलरी ग्रॉस टोटल इनकम दी हुई है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आपने एक्सक्लूड कर लिया था क्या? टोटल में तो ऐड होगा, बट आपको याद रखना है इस पे डिडक्शन ATCDU की नहीं मिलती है, LTCG पे। ओके, अच्छा ऑप 115 BSc ऑप तो नहीं किया ना? नहीं किया। मेडिकल इंश्योरेंस 35,000 का प्रीमियम दिया है ऑफ लाइफ ऑफ हिज मेजर डॉटर, पॉलिसी 1/22, सम एश्योर्ड 170, मेडिकल लाइफ इंश्योरेंस है ये। तो भाई साहब देखो मैक्सिमम कितना अलाउड होगा, 17,000 रुपए, 17,000 रुपए, 1,70,000 का 10%, तो 17,000 अलाउड होगा। तो ज्यादा क्लेम कर लिया, यहां पे 17,000 क्लेम करोगे। ATC में 52,000 की यहां पे भी क्लेम कर लोगे। ATC में डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 80G, ये मिल जाएगी आपको 1,35,000। इसकी डिडक्शन आपको मिलेगी, कितनी मिलेगी? अरे 80G का पूरा काम करना पड़ेगा। पहले ग्रॉस टोटल इनकम एडजस्टेड GTI निकालो, और फिर वही 10% ऑफ एडजस्टेड GTI है, मैं करके बता दूंगा आपको, चिंता मत करो। 10% ऑफ एडजस्टेड GTI वो वाला काम करना था, इसमें हो जाना चाहिए वैसे। अग्निवीर आ गया, अग्निवीर, जी हाँ, ATCCG, तो ये वो बेनिफिट मिलेगा अग्निवीर का, बिल्कुल मिलेगा। ट्यूशन फीस पे करी है, ATC में मिल जाएगी डिडक्शन। कहां मिल जाएगी? ATC में। बट याद रहे ATC में कुल मिला के 1.5 लाख से ज्यादा नहीं मिल सकती, तो अगर ये 1.5 लाख से ज्यादा बन रहे हैं तो आप लोग देख लेना, ठीक है।
तो मेरे हिसाब से आसान है यार, क्या करें बताओ। सैलरी का क्वेश्चन है, बच्चा कह रहा है सर पेपर लेंदी है, देखो लेंदी तो है ही है, लेंदी तो है ही है, आपको क्वेश्चन सही सिलेक्ट करने हैं। आरएफए का क्वेश्चन आ गया, अब बताओ इसमें क्या करना चाहिए। आरएफए का क्वेश्चन आ गया, आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आरएफए का सॉल्व करना है। और इसमें एकोमोडेशन आपको कब दी गई है बच्चों, डज नॉट ऑप्ट लिखा है 115 बीएससी, आपको पता है नए नए प्रोविजंस के हिसाब से आपको चलना था इस क्वेश्चन के अंदर, नए प्रोविजंस के हिसाब से। और नया प्रोविजन क्या है, 5% ऑफ सैलरी, 7.5 और 10% ऑफ सैलरी। और बच्चों क्योंकि ये अमेंडमेंट 1/9/2023 को आई थी, ठीक है, 1/9/2023 को अमेंडमेंट आई थी, तो 1/9/23 से पहले यानी 1/4/23 से लेके 1/9/23 में हम लोग करेंगे। अच्छा अकोमोडेशन वैसे मैं बता ही दूं, कंपनी ने फर्निश अकोमोडेशन दिया चेन्नई में, ओन्ड कंपनी ओन्ड अकोमोडेशन है क्या? जी हाँ, कंपनी ओन्ड अकोमोडेशन है ये, नहीं हाँ कंपनी ओन्ड अकोमोडेशन है। फेयर रेंटल बट द कंपनी चार्जेस हिम ओनली 7,000 पर मंथ। हाँ ये कंपनी ओन्ड प्रोवाइडेड हिम फर्निश अकोमोडेशन, ये कंपनी ओन्ड अकोमोडेशन है दोस्तों। इस केस में आपको क्या करना है, चेन्नई है ना तो 10% ऑफ सैलरी लेना है, बट 1/9/23 से पहले 15% ऑफ सैलरी होता था। तो सैलरी जो आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आप पहले निकालोगे 5 महीने के लिए, फिर 7 महीने के लिए आरएफए के अंदर। मैं ये क्लासेस में बता चुका हूं अपनी रिवीजन क्लासेस में भी, अमेंडमेंट्स में भी, तो ये उस तरीके से करना था। मैं उम्मीद करता हूं अगर आपने किया है तो ऐसे ही किया होगा, अदरवाइज सॉल्यूशंस की वेट करो दोस्तों, मैं लेके आने वाला हूं। लो जी जीएसटी पे आ गए। जीएसटी का तो मैं क्या ही बताऊं, मतलब ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं जीएसटी के अंदर। पहला क्वेश्चन तो जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई का है, क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं होगा मैं बताऊंगा, अभी वेट करो, मैं आपका टाइम खोती नहीं करना चाहता हूं। 2-3 दिन के अंदर मैं आपको बताऊंगा, बट अगर आप चाहोगे सजेशन आंसर मैं तभी दूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन पे डालो और मुझे बताओ क्या आपको आंसर्स चाहिए। अच्छा मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इजीली स्कोरेबल है, और आपको इसमें क्या क्या बताना था बताओ। वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 15 के हिसाब से, आईटीसी बताना था। आईटीसी के अंदर आपको ना कुछ चीजें बता दी हैं, ये 2 मशीनें परचेज करी हैं रजिस्टर्ड डीलर से इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो आईटीसी मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 1 मशीन परचेज फ्रॉम डीलर इन रजिस्टर्ड कॉम्पोजिशन स्कीम, इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। कैसे मिल जाएगा भाई, कॉम्पोजिशन स्कीम वाले बंदे से खरीदोगे तो आईटीसी नहीं मिल सकता। 1 मशीन परचेज फ्रॉम मूनलाइट लिमिटेड रेगुलर स्कीम, इनवॉइसेस रिसीव एंड द पेमेंट इज मेड इन द मंथ ऑफ मार्च बट मशीन इज रिसीव इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जब तक गुड रिसीव नहीं होता आईटीसी नहीं मिलता, इसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? और लास्ट में इंश्योरेंस चार्जेस पेड टू XYZ इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड इन पुणे फॉर ट्रक्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीनरी फॉर 2 years, इंश्योरेंस प्रीमियम 60,000 पर ईयर। तो 2 सालों का इंश्योरेंस आपने प्रीमियम पे किया है, इंश्योरेंस चार्जेस रजिस्टर्ड इन पुणे, और किसके लिए, फॉर ट्रक्स के लिए, ट्रक की इंश्योरेंस कराई है आपने। तो और ट्रक आपका काम क्या है, कोई काम लिखा है क्या क्वेश्चन में? इसमें लिखा है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, नहीं काम तो नहीं लिखा, मुझे नहीं लिख रहा है काम क्या करता है। महाराष्ट्र का रजिस्टर्ड डीलर है बस यही लिखा है, और ये लिख दिया, और परचेज सम मशीन्स फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर एज वेल एज अनरजिस्टर्ड डीलर। तो ये इंश्योरेंस की जो सर्विस है इसका आईटीसी आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीनरी, ट्रक्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीनरी, ट्रक्स का आईटीसी मिल जाता है ना, ट्रक्स का आईटीसी मिल जाता है, तो इसका मिल जाएगा ना, इंश्योरेंस का भी आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। ठीक है, इंश्योरेंस का भी आईटीसी मिल जाएगा क्योंकि ट्रक्स का मिल जाता है। तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों ने इसी तरीके से प्रोविजंस किए होंगे। ये तो क्वेश्चन आसान है। और ये बच्चों मैं एग्रीगेट टर्नओवर में बताऊंगा क्या क्या ऐड करना होता है, ये सब चीजें इसके अंदर ऐड होनी थी। ठीक है, रिवर्स चार्ज वाली ऐड नहीं होनी थी, सॉरी रिवर्स चार्ज वाली ऐड नहीं होनी थी, बट ये वाली ऐड होनी थी, और ये वाला ऐड नहीं होगा। एक्सपोर्ट टर्नओवर ऐड होगा, इंट्रा स्टेट सप्लाईज विच इज चार्जेबल टू जीएसटी एट निल रेट, ये भी ऐड होगा। एग्जाम सप्लाई ऐड होगा, क्या मेरी बात समझ में आई? ये एग्जाम ऐड होगा, बट इसमें 2.5 लाख रुपए ऐड नहीं होगा। फिर चेक करना है कि टर्नओवर कहीं 1.5 करोड़ से ज्यादा तो नहीं बन रही, और अगर 1.5 करोड़ से कम है तो ऐसे केस में आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ये भी हो जाएगा मुझे लगता है, और मेरे हिसाब से कॉम्पोजिशन स्कीम बन रहा है शायद, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन कहां से आ गया? ये क्वेश्चन है यार, जीएसटी भी बहुत आसान है ना यार, मुझे तो लग रहा है
कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमने ना करी हो, बोलो। जीएसटी के अंदर भी हमने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कंप्लीट करी हुई हैं। सप्लाई ऑफ लैपटॉप बैग अलॉन्ग विद लैपटॉप टू कस्टमर ऑफ मुंबई 170। आपको बस टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई बतानी है इसके अंदर। एज्यूम जीएसटी रेट आपको बताना है, कंप्यूट जीएसटी लायबिलिटी। यार क्या ही दिक्कत है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आराम से हो जाएगा। और ये टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना है ये गुड्स का केस है, सर्विस का केस है, सर्विस का केस है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और आपको पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, बस वो देखनी है, खत्म। यहां पर कस्टम के ऊपर क्वेश्चन आया, सीआईएफ वैल्यू ऑफ मशीन यूके 25,000 पाउंड। और जैसा हमने क्वेश्चन पिछली क्लास में किया था बिल्कुल वैसे ही है। सीआईएफ की कुछ एक्सेसरीज भी कुछ दी हुई है। और आपको पता है कहां पहुंचना है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर एफओबी पे पहुंचना है शायद, आपको कस्टम ड्यूटी निकालनी है शायद, है ना। तो सीआईएफ वैल्यू है, पहले ना आप चेक करो क्या वो जो फ्रेट के चार्जेस हैं वो सही है कि नहीं है, क्योंकि फ्रेट चार्जेस ऐड होंगे। सीआईएफ वैल्यू तो ठीक है, नहीं फ्रेट वगैरह क्या चेक करना है हमें, कोई करने की जरूरत ही नहीं है ना। नहीं कोई करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीआईएफ वैल्यू के अंदर आप ये वैल्यू ऐड कर दोगे कंपल्सरी। यस, ये ऐड कर दोगे 1500 पाउंड। और अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि सीआईएफ वैल्यू दी है इंक्लूसिव ऑफ एक्सेसरीज, ये पहले से इंक्लूडेड है ऑलरेडी, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना। बिल ऑफ एंट्री आपको दी हुई है, आपको ड्यूटी निकालनी है। कौन सी रेट ऑफ ड्यूटी लोगे, जिस डेट पर एंट्री इनवर्ड्स होगा, जिस डेट पर एंट्री इनवर्ड्स होगा, ये वाली रेट ऑफ ड्यूटी। और एक्सचेंज रेट कौन सा लोगे, एक्सचेंज रेट लोगे जिस डेट पर बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है, ये वाला 108 रुपए पाउंड। सोशल वेलफेयर सरचार्ज आईजीएसटी, पिछली क्लास में हमने किया था ऐसा क्वेश्चन। प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर क्वेश्चन है, बताओ यार। मेरे को लगता है आराम से स्कोर किया होगा आप लोगों ने, मैं फिर भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आऊंगा तो ठीक है। मेरे को लगता है आप इजीली स्कोर किया होगा और बहुत बढ़िया। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाकी के पेपर्स के लिए, बाकी के रिजल्ट के लिए भी। बट मैं आपके साथ सॉल्यूशन शेयर करूंगा बहुत ही जल्द। चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, बाय बाय।